अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारे चैनल को और हमारे शो को देखते रहें। अच्छा जी, रमज़ान की आमद आमद है, लोगों के चेहरों पे खुशी है, बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। मैं खुद भी तैयारियां कर रही हूँ। अच्छा, मेरी तैयारियां कौन सी हो रही है? मैं बड़े लॉन के सूट और बड़े बड़े दुपट्टे, ये वाले सूट बाजारों में ढूंढती फिर रही हूँ। तो मुझे लगा कि सिर्फ हम लोग ईद की तैयारी नहीं करते, मैंने और लोगों को भी देखा। खैर, हमारा तो ये होता है कि रमजान के शोज होते हैं, उसकी वजह से हमें दुपट्टे वाले अच्छे ड्रेसेस लाजमी चाहिए होते हैं। तो मैंने और लोगों को भी देखा कि रमजान की भी प्रॉपर शॉपिंग होती है औरतों की। और मैंने देखा रश इतनी ज्यादा, तो मुझे पता चला कि हाँ, रमजान की भी, मतलब मैं समझती थी सिर्फ ग्रोसरी होती है, मुझे तो पता चला कि ड्रेसेस भी अलग अलग दिन के रखे हुए हैं, जुम्मे के, अलविदा जुम्मे के। और इस तरह से ये बड़ी मतलब अच्छी बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो जरूर करें। तो आजकल बाजारों में थोड़ा सा रश लगा हुआ है। खैर, मैंने अभी तक घर की कोई इस तरह की ग्रोसरी वगैरह पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो 2 से 3 दिन पहले ही मेरा ध्यान जाएगा। अभी मेरी और चैनल की एक्टिविटी, शोज और ये सारी चीजें बाहर के काम है, फिर मैं 1-2 दिन पहले ही उस पर जाके काम करूंगी। खैर, औरतों का डिपार्टमेंट है, औरतें कर लेती हैं कैसे भी मैनेज। आप लोग भी यकीनन कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ लोगों का कि जो पहले ही चने बॉईल करके और सारी चीजें करके अपने फ्रिज में सेव करके, ताकि आसानी हो रमजान में इबादत करने का भी टाइम मिले। क्योंकि रमजान का मकसद ये नहीं होता कि आप पूरा अपना दस्तरखान भर दें और औरतें जो है वो किचन में लगी रहें। इसका मकसद ये है कि उनको भी थोड़ा सा मौका दें, वो भी इबादत करें। तो उनको भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए, और वो मौका अपना इसी तरह से ले सकते हैं कि अपने काम को पहले से सारी चीजें अगर लाइन अप करके रखें तो उनको रमजान में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अच्छा जी, ये तो हो गई बात। अब ये मार्च का महीना भी है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हम हर दिन की, हर डेट की, हर बड़े दिन की अहमियत पे जरूर बात करते हैं, तो मार्च की अहमियत पे भी बात करेंगे कि मार्च का महीना हम लोगों के लिए क्यों इतना दिल के करीब है। हम मार्च के महीने में इतना क्यों खुश होते हैं, और हम लोग इस महीने को हमारे दिल के बड़े करीब है, इसकी क्या वजह है, इस पे भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हमारा टॉपिक है आज आयरन की कमी, यानी कि खून की कमी। आप देखिए, बच्चों में भी पाई जाती है, बड़ों में भी पाई जाती है, और अब आप अगर अपने ब्लड टेस्ट करवाएं तो तकरीबन लोगों में पाई जाती है। इस पे भी आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है आपके हमारे फेवरेट डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब, 23 मार्च को तो आप हमारे साथ थे नहीं, तो सही ये है। बताइएगा 23 मार्च का, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक टाइम पहले होता था, सबको पता होता था 23 मार्च क्या है, और वही जोश, खैर जोश तो अब भी है, पर जिस तरह से पता होता था वो चीजें अभी भी, क्या बच्चों को इतना पता है कि 23 मार्च आया क्या है, 23 मार्च को क्या हुआ था? अगर हम बच्चों से पूछे तो बच्चों को बिल्कुल। इतना इल्म होता है, ये टीचर्स उसी दिन पे बताती हैं कि 23 मार्च को ये हुआ था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में ऐसा होता है कि जो हमारे आपके जो वक्तों की बात है, हाँ। आजकल जो 15-20 साल पहले, उस वक्त बाकायदा बच्चों को बताएं। तालीम दी जाती थी। और स्कूल में जो तराने होते थे, जो स्टार्ट हुआ करता था, वो यूजुअली कौमी तराना होता था, अल्लामा इकबाल की कोई नज़में पढ़ी जाती थी। मगर मैंने देखा है कि अब वो सब कुछ चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका अब है। वो जब उसके चेंज हुआ तो लाजिम बात है सिलेबस भी चेंज हुआ। अब हमारे सिलेबस में ये चीज़ें पाई नहीं जाती इतनी, कि योम पाकिस्तान क्या होता है, योम आज़ादी क्या होती है, और किन लोगों ने हमारे पास इन लोगों ने किसने हिस्सा लिया। ये देखिए, ये जो मुल्क आपका है, ये पाकिस्तान जो है, ये यूं आसानी से हमें नहीं मिल गया ये। बिल्कुल। इसके लिए बड़ी लंबी जद्दोजहद शामिल है, कि स्ट्रगल पीरियड है ये पूरा। और इसमें मुसलमानों ने वो कुर्बानियाँ दी हैं कि अगर आपको याद रहो, या हमें जैसे हम बच्चों को बताएं तो बच्चे हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी खून बहाया गया है, इतनी जो है हमारा रिसर्च हुई, हमारे दिमाग इस्तेमाल हुए, इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, फिर जाके हमने ये मुल्क हासिल किया था। बिल्कुल ऐसा ही ये है। जो 14 अगस्त 1947 को जो आपका पाकिस्तान मिल गया, और आज हम बड़े खूबसूरत तरीके से घूमते फिरते हैं अपने, तो असल में ये बात नहीं थी। इसकी रेलसेल तो बहुत पहले हुई थी। जी। असल में कहानी उस वक्त से हुई थी कि मुगलिया दौर का जो खात्मा हुआ था, हमारी जो मुसलमानों की बहुत बड़ी एक सल्तनत हुकूमत कायम रही है, मुगलिया ख़ानदान के नाम से मुग़ल लोगों ने किया था। वो तकरीबन 600 साल हुकूमत रही है हिंदुस्तान पे। 1857 ईस्वी तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही है। पूरे हिंदुस्तान में मुगलिया दौर पाया जाता था। 1857 में गदर हुआ, आज़ादी हुई, और मुसलमानों से ये मुल्क छिन गया। अब ये मुसलमान जो पहले हुक्मरान हुआ करते थे, अब ये गुलाम बन गए। जैसे ही ये गुलामी का दौर शुरू हुआ, उसी वक्त यानी 1857 से कुछ 2 या 3 साल गुजरे होंगे
कि 1860 और 61 की बात है, उस वक्त हमारे पास सबसे बड़े लीडर जो है हमारे पाकिस्तान का आप समझ लीजिए तो पहला लीडर था, और सर सैयद अहमद खान था। उसने सबसे पहले ये सोचा कि ये मुसलमान गुलाम भी बन गए इनकी, अगर हमने इनके लिए स्ट्रगल नहीं की और इनको हम बराबर की सतह पर नहीं लाए तो ये आज़ाद कभी भी नहीं हो सकेंगे। तो इन्होंने अंग्रेजी तालीम को अपना जो है शार बनाया, अंग्रेजी तालीम ऑन की। इनका ही एक मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज और आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन्हीं की कायम कर दिया। उसी में इन्होंने 1867 ईस्वी में ये वाजे कर दिया था कि ये मुसलमान के लिए एक आज़ाद मुल्क जरूरी है। एक हल्का सा कंसेप्ट उन्होंने 1867 में दे दिया था। फिर उसके बाद मौलाना अब्दुल अलीम शरर ने 1890 में दे दिया कि अब मुसलमानों का मुल्क एक आज़ाद होना जरूरी है। फिर उसके बाद और ये जद्दोजहद चलते रही। अल्लामा इकबाल का नाम क्यों इतना मशहूर है? जी, अल्लामा इकबाल को और कोई मानते कौमी शायर, जबकि इनका इंतकाल पाकिस्तान बनने से पहले हो चुका था। तो पाकिस्तान के कौमी शायर क्यों हो गए हैं? पाकिस्तान का कौमी शायर तो उसको होना चाहिए ना जो 47 के बाद से अभी तक मौजूद हो। लेकिन इन्होंने कौमी जज्बे उस वक्त उजागर किया जब आपका मुल्क बना ही नहीं था। इलाहाबाद में आपने तस्वुर पाकिस्तान पेश किया अल्लामा इकबाल ने 1930 में। हमारी क़रारदाद जो 23 मार्च की 1940 में हुई है, वहाँ एक वाज़े मंशूर दिया गया, लेकिन इससे पहले एक तस्वुर जो था वो अल्लामा इकबाल दे चुके थे। इसके बाद फौरी तौर पर 1933 की बात है, एक मशहूर नाम था पाकिस्तान स्ट्रगल में चौधरी रहमत अली, उन्होंने नाम तजवीज़ कर दिया था पाकिस्तान कि पाकिस्तान आज़ाद होगा। यानी इतना काम हो रहा था। अब क्या था, अब सिर्फ वो चीज़ हो रही थी कि अब इनको आगे आना था और ऐसा कानून मंशूर देना था कि जिससे वादे हो कि आपका जो मुसलमान है एक अलहदा मुल्क, अलहदी सखावत रखता है, अलग मजहब है इनका, इनकी अपना एक कल्चर है। इसलिए ये 1940 की अहमियत वादे हुई है। ये करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई जो लाहौर में हुई थी। इसके अंदर कायदे आज़म ने एक जो है एक इनकी सरबराही में चौधरी अब्दुल हक, मौलाना अब्दुल हक साहब जो थे, उन्होंने ये पेश की थी। लाजिमती मुत्तफ़क़ तौर पर पहले डिसाइड हुआ था कि करारदाद पेश की जाएगी, तो उसमें एक मंशूर दिया गया था और वो मंशूर उसमें यह था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनाया जाएगा जिसमें मुसलमान अपनी सखावत के हिसाब से रहेंगे, अपना कल्चर होगा, अपनी मजहब की आज़ादी होगी, होना चाहिए उनको। और जहाँ भी मुसलमान लोग मौजूद हैं, चूँकि ये मुल्क उस वक्त बना नहीं था, तो ये कहा गया कायदे आज़म ने कि वो इलाका जहाँ मुसलमानों की आबादी पाई जाती है उनको अलग करके इनका एक अलग मुल्क बना दिया जाए और इस तरह से उन सूबों को शामिल कर दिया जाए। जब ये इलेक्शन हुए थे आपके, तो उसमें पाकिस्तान के यानी समझ लीजिए कि जो मुसलमान थे बाहरी अक्सरियत से कायदे आज़म ने विन किया था, तो ये वाज़े हो चुका था कि अब ये पाकिस्तान बनेगा। तो ये इस हवाले से कि ये अब 14 अगस्त से जो पाकिस्तान बन गया और आज हम बैठे हुए, एक बड़ी स्ट्रगल हुई थी इसके साथ, जो ये सब आगे चलती चली गई थी। अब हमें कायदे आज़म जैसे हुक्मरान की जरूरत है, अब हमें चाहिए। अब हम लोग अवाम जो है वो बहुत पिस रही है, अवाम को समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जाए। यहाँ ठीक है, अच्छा सही है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ज्यादा ठीक है। तो अब अवाम पिस चुकी है और अवाम बहुत ज्यादा मुश्किल में है। तो अब कोई इस तरह का हुक्मरान आना चाहिए। अब हमें संभालने के लिए कोई आना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही है। आप देखिए हमारा कौमी अलमिया है ये कि जिसने इतनी स्ट्रगल की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, वही 1 साल बाद 1.5 साल यानी 1948 में उनका इंतकाल हो गया, है ना। अच्छा, अब जो लोग लीग के लीडर थे, जो कौमी सतह पे बड़े अहम किरदार अदा कर रहे थे, जो वजीर आज़म बने थे, लियाकत अली खान हैं, उनको भी इतना देखिए हैरान कुन बात है। लियाकत बाद जो लाहौरपिंडी में था, एक तकरीर कर रहे थे ये उसमें इनको तकरीर के दौरान शहीद किया गया। यानी आप देखें ये सियासत शुरू से चल रही थी, ठीक है। उसी वक्त उसमें यह हुआ कि जैसे ही किसी ने इनको गोली मारी, फौज ने हमारे उस वक्त उसको गोली मार दी, तो उससे ये हुआ कि बाद में वो सिलसिला ही खत्म हो गया, ना कोई उस पर अमल हुआ कि इसके पीछे हाथ किसका लोगों का था। अगर उसको अरेस्ट करके उससे इंक्वायरी होती तो शायद आगे की सियासत जो है कुछ कंट्रोल में आती। लेकिन आप देखें कि उधर वो लियाकताबाद में हुआ, इधर बेनज़ीर को उसी बाग उसी जगह पे रावलपिंडी में वहीं शहीद किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिन से दुश्मन हमारी ताक में था, आखिर वक्त तक है। हमारे जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाते, तो अवाम की हिफाजत कैसे होगी, समझना। तो ये तरीक़ेकार था।
जो एक समझ लीजिए कि हमारी बदकिस्मती ये रही कि जो हमारे जो अहम लीडर थे उनको शहीद कर दिया गया, वो कौमी सतह के दायरे में शामिल ही नहीं होने पाए। जैसे ही उनको इक़्तिदार मिलता था, कुछ करना चाहते थे, वो पर्दे से हटा दिए जाते थे। देखिए बहुत से वाक़यात हमारे यहाँ, हमारे पूरा एक ज़िया-उल-हक़ साहब से, उन्होंने इस्लामिकिज़्म में कुछ काम किया, उन्होंने और बहुत सी चीज़ों में काम किया, मगर उनका पूरा तैयारा जो है ना, पूरा तैयारा जो था वो जो है वो उड़ गया और सब के सब शहीद हो गए। तो ये हमारी जो सियासत है इस तरह से हुई कि हमारे कोई कौमी हुक्मरान बन ही नहीं सका, और इसकी वजह भी यही रही कि हमारे यहाँ जो कौमी जो हमारे जज्बात थे उसकी जगह ज़ाती जज्बात ने ले ली थी। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रमजान पे आते हैं, फिर अपना टॉपिक पे आएंगे। रमजान की क्या तैयारियां हैं आपकी डॉक्टर साहब, और रमजान के लिए अपनी बॉडी को किस तरह से तैयार करना चाहिए? जी जी, अगर आप रमज़ान को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा पीछे आना होगा, रजब के महीने को देखना होगा, फिर हमें इसके बाद शबान के महीने को देखना होगा। देखिए जो फ़र्ज रोज़े हैं वो तो रमज़ान के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाब जिसके लिए कहा गया है वो रजब के रोज़े में भी है, रोज़े हैं, और शबान के रोज़े में। इसका मतलब ये होगा रेलसेल जो आपकी रमज़ान की है वो रजब से शुरू हो जाती है। रजब के रोज़ों का बड़ा सवाब है, शबान के रोज़ों का बड़ा सवाब है। एक तो सवाब है, दूसरा जब आप ये रख लेते हैं तो रमज़ान की थोड़ी जेल चल हो जाती है आपकी। असल में मकसद ये कि हमारे यहाँ देखिए जो कंसेप्ट है इस्लाम का वो दूसरों की मदद है, गरीबों की मदद करना, मसाकीन की मदद करना, और ना सिर्फ मदद करना बल्कि उनको जो ग़िज़ा आप जो खा रहे हैं उसमें उनका हिस्सा देना। तो रोज़ों का मतलब ये होता है कि जब आप एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे तो वो खाया जाएगा क्या, वो गरीबों में जाएगा, वो तकसीम हो जाएगा गरीबों में, मसाकीन के अंदर। यही वजह है कि आप देखें कि ज़कात का जो महीना है, जो खुम्स है, वो हम ज़कात जो है हम रमज़ान के महीने में डिटेक्ट करते हैं ताकि इनके ये अमाउंट उनको मिले और वो रमज़ान में और ईद की तैयारियों में हिस्सा ले सकें। इसलिए कि सब यही नहीं है कि आप जो है बहुत खुश हैं या आपके बच्चे खुश हैं। हमारे पास जो मुल्क के जो गरीब लोग हैं मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, वो आपके मुल्क के शहरी हैं। एक इंसानियत के नाते से आपका फ़र्ज है कि आप हर शख्स की मदद करें, और वो कपड़ों से हो, वो ग़िज़ा से हो, वो सेहत से हवाले से हो। तो ये एक रमज़ान जो हमको पहला दर्ज देता है कि आपको दूसरों की मदद के लिए आप ये देखते हैं ना कि हमने ये चीज़ें छोड़नी है, इतना अनाज बचाना है, इतना हमने कपड़े निकालने हैं, तो ये गरीबों को आप पहले से प्लान कर लें देने के लिए। और डॉक्टर साहब हम लोग ये सोचते हैं कि किसी को देते वक्त कि पता नहीं ये हकदार है, इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हकदार है या नहीं है आपके सामने आ गया, आप उसको दें, फिर इस तरह से आप उन चीज़ों के हकदार है या नहीं है जो आपको मिलनी चाहिए, यकीन करें अल्लाह आपको वो देगा। आपने ये नहीं देखना कि ये जो मेरे सामने ये हकदार है या नहीं है, आ गया उसने सवाल कर लिया, आप दे दो। इसी तरह जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होकर सवाल करोगे तो अल्लाह देखेगा ये डिजर्व कर रहा है ये चीज या नहीं कर रहा, वो आपको दे देगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपने दिल से निकाल ले कि क्या पता ये रियल हो, क्या पता इसकी जरूरत हो या ना हो। ये हमारा काम नहीं है ये चीजें देखना, ये रब का काम है। कौन सी नेकी हमारी उसके हुजूर में कबूल हो जाए, वो कबूल कर ले उसको। तो ये चीजें हमने नहीं देखनी, हमने एक सिलसिला अपना चला के रखना है, इन चीजों में ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर दें, अपनी इस्लाह करें, ये वाली चीजें छोड़ दें। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि कोई किसी साहिल को जो है वो आप उसका साहिल के खाली हाथ आप उसको नहीं भेजें। आपके दर पे कोई आ जाता है, आप उसको खाली हाथ किसी सूरत नहीं भेजें। मौला अली का भी यही कौल है, हदीस में भी ये कहते हैं, और ये बहुत सी मिसालें हैं। ये एक मिसाल तो बहुत मशहूर है कि आप एक सवाली आया आपके मौला अली और बी फातिमा के घर पर, तो आपने देखा उसने जैसी सदा लगाया आप रोज़ा खोल लेते, आप बैठे, एक रोटी रख बनी हुई थी, वो फ़ौरन वो जो आप खाने बैठी थे कि आपने फ़ौरन जो आया आपने साहिल को दे दिया आपने। अब फिर आप रोज़े से हो गए, है ना, बी फातिमा भी रोज़े से हो गई, मौला अली भी रोज़े से हो गए। दूसरे दिन जो है उसी टाइम पे फिर एक साहिल आ गया, आप बैठे ही थे कि वो साहिल वो वापस फिर उठा के उसको दे दिया आपने। तीसरे दिन फिर वो आ गया, आपने तीसरे दिन भी वो दे दी उठा के। इसका कुरान में जिक्र आया कि आपने कहा कि देखो ये हैं लोग जो अपने औकात को, अपने साथ को, इंसानियत को अपने अमल से, अपने ग़िज़ा से, अपने जिस्म से ज़्यादा अजीज रखते हैं। समझे ना, आप उनको भी वो चीज़ें दे देते हैं। तो ये हुक्म शरीयत का
कि आपको अगर कोई साहिल आया है और आपके पास वही कुछ है, आप उसको जरूर दें, खाली हाथ किसी सूरत नहीं भेजें आप हैं। लेकिन हमारे पास तो ये होता है कि हमारे पास तो डबल डबल चीज हमारे खाने के भी है, फिर उठा के हमने शहरी के लिए भी रख लिया, फिर हमने दूसरे दिन के लिए भी रख लिया। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये नहीं हुआ कि ये स्टोर आप करने की बात नहीं है, आप गरीब को देते हैं। आप यही हमारा दर्द देता, ताकि रोजे का मतलब है सब्र करना, सब्र और तहम्मुल रखना। आपको वो चीजें जो भूख और प्यास की शिद्दत से महसूस हो रही है, यही शिद्दत आप उसके लिए महसूस करें कि अगर वो भूखा है और वो प्यासा है तो उसका हाल क्या होगा। तो आप अपने वो जो ग़िज़ा आप दे रहे हैं उसको काट के आप उसको दें, आप, ताकि उसकी प्यास बुझे, उसका खाना जो खाए उसकी भूख मिटे। ये है दर्द आपके इस्लाम का। बिल्कुल तो बिल्कुल हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज मैं देखते देखते अब अगर टॉपिक शुरू ही एक बात होगी, इसको यहाँ पे वो करके फिर आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत सारी मैंने लोग देखे, बहुत सारी लड़कियां मैंने ऐसी देखी जिनको बड़ा गिला होता है कि हमारे भाई शादी के बाद बहुत दूर हो गए। डॉक्टर साहब ये होता है, हमें पूछते नहीं है और ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं एक चीज आज जरूर कहना चाहूंगी मेरे देखने वालों को कि जिनकी शादी हो चुकी है, जरूरी है, देखें वाइफ भी एक बड़ा अहम रिश्ता है और वो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आती है। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, बहनों का दिल बड़ा नाजुक होता है। अगर आप यकीन करें, इन्हें कुछ भी ना दे, इनसे अच्छी बात और मोहब्बत से पेश आ जाए ना, तो उनके दिल से बड़ी दुआ निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा भाई दिया अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, कि मतलब अम्मी के बाद मेरी माँ भी वही है, मेरा भाई भी वही है, मेरा दोस्त भी है। मतलब वो तीनों चीजें कि उसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कोई भी चीज, और उसकी मोहब्बत हमसे इतनी ज्यादा है कि मैं कहीं भी कुछ कर रही होती तो मुझे पता होता है कि मेरा भाई मेरे साथ है और उसका ट्रस्ट मेरे साथ है। तो अल्लाह का बहुत करम है और उसके लिए दिल से दुआएं निकलती है। मतलब मैं बता रही हूँ कि एक बहन को मोहब्बत ही भाई की इतनी दिल में वो हो जाती है कि उठते बैठते, कभी मैं नमाज पे हूँ, कभी कोई मेरा दिल बड़ा खुश हो, तो मेरे मेरे भाई के लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं। तो इसी तरह जो भाई मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगी, अपनी बहनों को जरूरी नहीं है कि पैसे से खुश करें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप चंद अच्छे अल्फाज और मोहब्बत अगर उनके साथ करेंगे ना, यकीन करें उनके दिल जीत जाएंगे और उनकी दुआएं आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। क्यों डॉक्टर साहब, मैं सही कह रही हूँ, बहनों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। देखिए, बिल्कुल कुरान में जिक्र है ये कि अपना ख्याल करो, अपने कराबतदारों का ख्याल करो, फिर पड़ोसी का। ये कराबतदार ये अपने हैं कौन? ये आपके बहन भाई हैं। माँ बाप तो अपनी जगह है, उनकी अहमियत तो वाज़ेह है, लेकिन ये आपके अपने बहन भाई हैं। अगर आपका भाई भूखा है या आपकी बहन भूखी है और भाई देख रहा है, ये माँ देख रही है या बेटा देख रहा है, तो ये बहुत बड़ा अज़ाब है। ये इससे बड़ी अलमिया कोई नहीं हो सकता। समझे ना? आपकी तालीम एक घर में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। इसके अंदर आप यही नहीं है कि आप खाने पीने का ख्याल करें, उसका प्रोटेक्शन जी ये बड़ा जरूरी है। अगर एक बहन के ज़हन में मौजूद है कि मुझे कुछ है कि मेरे पीछे मेरा भाई का हाथ, अगर खुदा खास्ता ऐसा है लम्हा के माँ बाप नहीं है दुनिया में और भाई हैं, तो फिर तो उनकी अहमियत और ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरी अब देखे, मेरी वालदा नहीं है, पर मैं ऐसा लगता है कि मेरी माँ है, क्योंकि एक भाई ने माँ, मतलब वो माँ वाला सारे किरदार अदा करता है। मैं उससे, जैसे माँ से नहीं बेटियां बातें करती, ये हो गया वो हो गया, मैं उसको कॉल करती हूँ, मैं सारी बातें उससे ऐसी करती हूँ और वो भी मुझे वैसा रिस्पांस देता है जैसे एक माँ देती है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर माएँ मर भी जाएं और भाई अगर वो जगह ले लें, तो यकीन करें कि कमी तो खैर महसूस होती है, पर वो वाली अजियत नहीं होती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिल कर रहा होता है। अब ये बात मैं आपको जरूर, ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी है जिनको बड़ा वो होता है कि हम मैके में जाते हैं, भाई का सलूक अच्छा नहीं होता, भाभी का सलूक अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलें, भाभी की तो खैर मैं बात नहीं करती हूँ क्योंकि ये भी बड़ा रिस्पेक्ट वाला रिश्ता होता है भाई के, उससे तो मैं तो बड़ी, क्योंकि भाभी है तो समझे मेरे लिए तो बड़ी काबिल एहतराम है। पर फिर चलें किसी के साथ अगर ऐसा कोई है, पर भाई की तरफ से अगर आपको प्यार मिल रहा हो ना, तो सारी चीजें दरगुजर हो जाती है। तो ये आज का मैसेज है प्यारे प्यारे भाइयों के लिए, कोई नाराज ना हो, कि अगर आपने जिंदगी में कुछ बनना है और दुआएं लेनी है तो यकीन करें बहनों की दुआएं लें आप। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। अगर माँ चली गई तो बहनों की दुआएं लें आप, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, अभी आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है आयरन, खून की कमी। आपको पता है कि अब आप कोई भी जाता ना टेस्ट करवाता है तो 100%, मुझे तो लगता है 99% लोगों की कमी आती है। आप इस पे क्या कहते हैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में हमारे जो ग़िज़ा का जो सिस्टम है वो इस तरह से बना है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारा
जहाँ पर देखिए ये 2 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हम या, इसको जरा थोड़ा सा, या, क्योंकि लंबा होगा जवाब, तो या, हम ब्रेक से वापस आके ले लें ताकि ठीक मैं है, बीच में आपको थोड़ा सा ठीक, रोकूं ना। बिल्कुल। तो नाज़रीन कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कितना प्यारा लग रहा है कलर, मैंने अभी ऐसे ही हल्के सा आंखें टेढ़ी करके देखा, सामने हमारे भी टीवी लगा हुआ था ना, हम अपने आप को कभी कभी देख लेते हैं, मैंने देखा बड़ा प्यारा सा कलर लग रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर चलें, अच्छी बात है, ऐसे अच्छे अच्छे कलर आप भी पहने और इसी तरह अच्छी अच्छी कलरफुल लाइफ आपकी हो जाए, मेरी दुआ है। आप खुश रहें और इसी तरह आबाद रहें। जैसे कपड़ों के प्यारे प्यारे कलर हम लोग जाके ना बाजार में देखते हैं कि ये कलर ज्यादा खिलता हुआ है, ज्यादा अच्छा, अगर इस तरह के कलर आपकी जिंदगी में भर जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए। और ये सारी चीजें हमारे अमल से होती हैं, हम अपनी लाइफ में जो जो चीजें करते हैं ना, वही सारी चीजें हमें रिटर्न मिलती है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हुए मेरा सवाल आपसे हुआ था और आप जवाब दे रहे थे। जी जी, हमें ग़िज़ा को एक मरतबा देख लेना चाहिए ना। ग़िज़ा मेन हिस्से 2 हिस्सों में डिवाइड है। हमारी हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें 2 हिस्से डिवीजन है उसकी। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो ऐसे न्यूट्रिएंट हैं, यानी न्यूट्रिएंट हम कहते हैं ग़िज़ाई अनासर को, एलिमेंट्स को, वो कहलाते हैं बड़े, मैक्रो बड़े वाले एलिमेंट्स हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो बारीक होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपके यहाँ जो बड़ी चीज़ें पाई जाती हैं उसमें जैसे प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गए और आपके फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, है ना, और मिनरल्स कुछ हो गए, तो ये हो गए। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट में जितने भी हैं वो ऐसे एलिमेंट हैं जो माइक्रो न्यूट्रिशन कहलाते हैं, यानी जो एब्जॉर्प्शन जो होती है उनकी जो मालिकुलर नंबर रहते हैं, उनके जो मालिकुलर वेट होता है कम होता है, तो वो जल्दी थ्रू पास हो जाते हैं। वो उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। आपकी बॉडी का जो बिल्डअप है, जहाँ पर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। उसमें जो मेजर है, सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो आयरन कहलाता है। आयरन, आयरन में यानी आपका जो जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो जिससे मिलके बना है, वो आयरन से मिलके बना है। आयरन, आयरन का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीम और ग्लोबिन, प्रोटीन, प्रोटीन जो हो गया वो जो होता है वो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और हीम जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो इसमें जो आयरन है हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका बॉडी का जो समझ लीजिए कि जो हमारा जो खून है, देखिए 2 हिस्से ना, एक स्केलेटन हो गया, एक हमारे जिस्म का ब्लड हो गया ना। तो हमारे ब्लड का जो टोटल समझ लीजिए कि 40% हमारा जिस्म का जो फ्लूइड है और ब्लड है वो 40% है। स्केलेटन हमारा 60% होता है बॉडी का जो हिसाब था। अब हमने ये तो बॉडी को जो हमने न्यूट्रिएंट को लिया, हमने आयरन को लिया। आयरन हमारा बॉडी का ऐसा पाया जाता है जो हमारी हम बाहर से लेते हैं, बाहर से, यानी हमें खाने में ग़िज़ा से मिल जाएगा हमको। अच्छा, खून कम हो गया, आपने खून ट्रांसफ्यूज कर दिया, यानी वो फैक्टर जिसमें हम देखेंगे कि खून की फौरी ज़रूरत है। अगर कहीं से फौरी लॉस होगा तो फौरी ज़रूरत पड़ेगी। तो कुदरत का ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये साइंस ने बड़ी अच्छी तरक्की की है कि आपको फ़ौरन बदल हो जाता है। जिस तरीके से आपने कहा कि आपको रोटी की कमी हुई, आपको प्रोटीन की कमी, आपने खा ली, समझे ना। इसी तरह आपको पानी का कमी हुआ, आपने पी लिया, लेकिन आप खून पी नहीं सकते ना, आपको लगा जाता है। कुछ लोग लहू पीते हैं, ऐसा है? आप लोग बताएं ऐसा है कि नहीं? कुछ चीजों से वो ऐसा करते हैं कि आपका लहू पी लेते हैं, ये है ना एक बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी वजह क्या है कि हमारे पास हर किस्म के लोग मौजूद हैं, वो बज़ाहिर इंसान भी हैं और इंसान खोर यानी आदमखोर भी हैं। तो अगर ये आदमखोर हमारे माशरे से हट जाए तो हम समझते हैं कि हमारा इंसान सुख का सांस लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आदमखोर कहीं सामने शक्ल में होते हैं, वाकई खून पी रहे होते हैं, एक इंडायरेक्ट वे में खून पी रहे होते हैं, महंगाई करके पी रहे होते हैं, समझे ना, किसी का हक मार के उनका खून पी रहे होते हैं। वो माशरे का करप्शन जो डेवलप होता है वो इन लोगों से डेवलप होता है। अच्छा, अब जो हुआ हमारा जो आयरन की मैंने कमी बताई है, इसमें खून की जो कमी हो जाती है, ये आयरन जो हम लोग इंटेक करते हैं इसका ये पार्ट बन जाता है हीमोग्लोबिन का। तो हमें ये देखना, हमारे पास इस वक्त जो पूरे जो रेशो आ रहा है ये आयरन की कमी का जो है 39-40% हमारा रेशो जो है वो आयरन की कमी के लोग पाए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में इतना नहीं है। पूरे वर्ल्ड की ग़िज़ा बैलेंस
भैंस होती है तो आयरन इतना ज़्यादा कम नहीं होता। वहाँ और भी मसले मसाइल हैं लिपिड्स के और मैक्रोन्यूट्रिएंट के, लेकिन हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो चीफ है जो प्रोडक्ट ऐसी है जो इसमें कमी पाई जाती है वो आयरन होता है। आयरन समझना, जी। उसमें बच्चा बड़ा हर कोई हो जाता है। अब इसमें जो आयरन की जो कमी आ रही है, आप देखें इसमें क्यों एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, जी। देखिए एक्यूट लॉस हो गया ब्लड का, ठीक है ना। अच्छा, बहुत चीज़ों के जो पीरियड्स होते हैं फीमेल में, जी। है ना, उसमें खून की कमी आ जाती है। अच्छा, बहुत सी अपनी ही बीमारियां होती हैं, बॉडी के दांत की बीमारियां होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गई ना जमीन। इसी तरह जो है लीवर की बीमारियां, उनमें बीमारियां पाई जाती हैं, जो आपका खून की कमी आ जाती है। हमने ये चीज़ें जो ली हैं, हमें पहले नॉर्मल जो है जो आयरन है वो इंटेक करना चाहिए। हमारे पास जो हर लिहाज से, जो आपको एक अहम बात ये बताऊं कि जब बच्चा डिलीवर होता है, यानी न्यू बॉर्न बेबी जो है, जो 0 से 4 मंथ तक या 0 to 6 मंथ हम ले लें, हम क्या करते हैं, बच्चा कमज़ोर है तो बातों का डॉक्टर क्या करता है कि उसको जो आयरन का कुछ सप्लीमेंट दे देता है। जी जी। तो आप ये बात आप सुन लें आज ये, और ये मीडिया के थ्रू, कि छोटे बच्चे को आयरन की कोई कमी नहीं होती, उसमें कुदरती आयरन पाया जाता है। 4 महीने की उम्र के बाद हम बच्चों को आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं। उसमें 0.0 to 0.4 मिलीग्राम से जरूरत होती है, 0.2 यानी ना होने के बराबर। जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 6 मंथ से जाता है, 2 ईयर तक जाता है, तो आयरन की थोड़ी सी जाती यानी बढ़ता है आयरन, उसमें बढ़ जाता है 5 मिलीग्राम से 11 मिलीग्राम, फिर उसके बाद और बढ़ता है, यानी मिलीग्राम में बता रहा हूँ ताकि लोगों के कि किस रेशियो से बढ़ता जाता है ये। तो आयरन जो है हमारे पास हर तरह ज़रूरी होता है, ये एज वाइज बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो एवरेज है, एवरेज जो है वो 8 मिलीग्राम है। बच्चों को, बड़ों का जो है वो 8 मिलीग्राम पर डे आपको चाहिए, ये चाहिए। मगर अफसोस इस बात का है कि 8 मिलीग्राम कितनी छोटा सी हुई है ना क्वांटिटी, हम वो भी पूरा नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या हुआ है कि ये सिलेक्शन जो हमारी ग़िज़ा का होता है वो सही नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एकदम, हम चाय पी रहे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये आयरन में कमी करता है। जो लोग ज़्यादा आयरन पियेंगे, यानी आप चाय पियेंगे या आप कॉफ़ी पियेंगे तो या कोक पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक जो होगा वो पियेंगे, उनका खून कम हो जाएगा। काली कोल्ड ड्रिंक। हाँ, ये देसी स्टाइल में बोल रही हूँ। ये खून भी काला कर देगी, यानी कम कर देगी खून में। कितनी चीजें आप देखें कि एनीमिक क्यों है लोग, इसकी वजह है कि इन चीजों का रुझान ज्यादा है हमारे माशरे में, तो हमें ये रुझान को कम करना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग जब डाइट करते हैं तो कॉफी बड़ा पीते हैं, तो इसका मतलब है फिर वो तभी उनको वीकनेस भी हो जाती है, उनके चेहरा भी बुझा बुझा होता है, वो रौनक खत्म हो जाती है। ये वजह तो नहीं कि आयरन की कमी हो रही होती है कॉफी ज्यादा पीने से? बिल्कुल सही कह रही है, आयरन की कमी हो रही होती है इसमें। अच्छा, अब हमारे चक्कर क्या है कि हमारे यहाँ इस तरह से रूमर्स उड़ जाती हैं कि आप चाय पियो या कॉफी पियो एक्टिव हो जाओगे। ठीक है, मैं मानता हूँ आप एक्टिव हो जाओगे, तब में ना उसमें ब्रेन थोड़ी देर के लिए एक्टिवेशन हो जाता है, उसकी वजह है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसकी जो ड्यूरेशन आप बढ़ा लेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा कैलोरीज लेगा, फिर वो किधर से देंगे आप? कि आयरन जो है, ये जो चाय हुई है कोई कैलोरी थोड़ी बढ़ा रही है, ये तो ब्रेन को एक्टिवेट कर रही है, बल्कि और कंजप्शन बढ़ा रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए, उसका भी एक खास क्वांटिटी है। अगर हम 400 मिलीग्राम से अगर एक्सेस लेंगे तो फिर तो मुझे असरात सामने आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर 400 तक ले रहे हैं, यानी 1 कप सुबह 1 कप शाम ले रहे हैं, तो फिर वो इतना मुझे नहीं है, आपका हार्मफुल नहीं होगा। तो लेकिन हमें यह देखना है कि ये सब चीज़ें जो है देखिए नुकसानदेह हो रही हैं, लेकिन हम ये लेते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र करें कि छोटे बच्चे चाय नहीं पीते इतने हैं, और दूध पे लेते हैं, तो दूध पे क्योंकि कैल्शियम होता है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये भी बड़ी चीज़ें पाई जाती हैं दूध में, जो बच्चे दूध पी रहे हैं उनमें कैल्शियम, विटामिन डी सब होता है, आयरन उसमें भी कम होता है। तो ये आप दूध पीते हुए भी आयरन की कमी हो जाती है बच्चों में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइएगा, आलू के अंदर आयरन होता है? या आयरन में मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चे आलू फ्राइज, उबले हुए आलू बड़े शौक से खाते हैं, तो थोड़ा माओ को ये भी पता चल जाएगा ना। आयरन जो है सबसे ज्यादा जो रिच आयरन है जिसे हम कहते हैं, ये पोटैटो में होता है, यानी ओह माय गॉड। हाँ, और जो स्वीट पोटैटो जो है वो हाईएस्ट है, वो हाईएस्ट उसमें आयरन पाया जाता है। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर कुछ नहीं तो चलो बच्चों को आलू ही खिला दो। क्योंकि ये बहुत बड़ा सारे फायदा बच्चे है देखे हैं कि वो आलू को बड़ा पसंद करते हैं, वो सालन में हो, खाने में हो, फ्राइज हो, बॉयल हो, मतलब कोई भी हो, वो आलू जरूर खा लेते हैं, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं से बचत है। रिच है, आयरन बहुत पाया जाता है उसमें, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि चलो ये बच्चों में रुझान आ जाता है इसके अंदर। और बहुत सी चीजें हमारे पास आयरन की पाई जाती हैं, लेकिन जहाँ आयरन कम हो जाता है तो उसमें ये नहीं होता कि आप अपनी ग़िज़ा से पूरा करते हैं, बल्कि फिर आपके सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। तो आयरन की सप्लीमेंट की डिवीजन है, समझना कि अगर बहुत ज्यादा आयरन कम है तो आपको ब्लड भी लगाना है।
कम ज़रूरत है आपको, आप सप्लीमेंट से काम लेंगे। अच्छा, ये जो आयरन की कमी होती है ये कम से कम 2 से 3 महीने और 3 से 6 महीने तक होती है, अच्छा। जो मॉडरेट है। अच्छा, जो सीवियर है वो तो फिर आपको फिर वाइल्ड लाइफ भी चल सकती है। जैसे बहुत से खून की कमी के बीमारियां, जैसे मैं एक जिक्र कर दूं, थैलीसीमिया है, उसका मैं बाकायदा बड़ा टॉपिक लेकर अलग से बताऊंगा थैलीसीमिया का। तो उसमें आयरन सारी ज़िंदगी लगता है, यानी आयरन से मुराद है ब्लड लगता है, उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वो लग जाए। इसी तरह बहुत सी बीमारी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे ही एक सवाल है, थैलेसीमिया वाले बच्चों की लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ जीते हैं जी या? हाँ, बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए, थैलीसीमिया के बच्चों की, थैलीसीमिया की अलग अलग किस्में होती हैं ना। जो सबसे जो डेंजरस थैलीसीमिया होता है वो बीटा थैलीसीमिया होता है। और बीटा थैलीसीमिया की जो अभी तक की जो लाइफ है, अगर उसकी लोकॉप्टर अच्छी हो रही हो और पेरेंट और डॉक्टर अच्छे हों, तो बाज़ औक़ात पहले इनका 29 ईयर से 45 ईयर तक बच्चा चलता था, आज मतलब लाइफ चलती थी उसकी। अब आजकल जो और रिसर्च हो गई, ज़्यादा फैसिलिटीज हो गई हैं, तो 60 ईयर तक हो जाता है। क्या बात है, यहाँ जबरदस्त। और ये बात थैलीसीमिया के हवाले से बता दूं मैं कि अगर बेटी है, बच्ची है, तो उसकी शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी होते हैं, क्या बात है, और होता थैलीसीमिया का है। थैलेसीमिया। तो ये इसके लिए हमें थोड़ा बड़ा जहन रखना पड़ेगा, क्योंकि जिससे वो शादी होगी उनके माँ बाप को भी थोड़ा कुशादा जहन होना पड़ेगा। हाँ। क्या मेना, क्योंकि बेरर डिफेक्ट तो होंगे ना। इस वक्त तो बच्चे आयरन की कमी, चलना फिरना, एक्टिविटी में तो फर्क आएगा ना। आएगा। उसके बच्चों में भी आएगा। तो ये सब चीज़ें अगर अफोर्डेबल हैं, जहाँ बच्चा शादी हो रही है उसके, तो मैं समझता हूँ अगर ये हम मैसेज आज यही दे दें कि लोग अपने दिल में कोई कुशादा करें, उनके लिए स्पेस बनाएं, जगह बनाएं ऐसे बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, तो ये बड़ा काम हो जाएगा, उनकी जिंदगी भी संवर जाएगी उनकी ना। अभी डॉक्टर साहब, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, सोशल मीडिया पे मैंने एक बच्चे को देखा, मैं थोड़े से काफी सारे ऐप यूज करती हूँ तो मैं काफी सारी चीजें देखती हूँ। एक बच्चे को मैंने देखा, तकरीबन 8 साल का होगा, 7 से 8 साल। वो बच्चा बड़ी अच्छी वीडियो बनाता था, मैं जज नहीं कर पाई ना, बड़े अच्छे कॉमेडी उसके साथ करते थे, फन करते थे। फिर जब उसका पूरा एक लाहौर का एक चैनल है, उससे इंटरव्यू लिया तो पता चला वो 8 साल का बच्चा, उसका बाप बीमार है, वो पिंजरे नहीं होते, घर बैठ के पिंजरे बनाता है वो बच्चा, और वो थैलेसीमिया का मरीज है, और उसने मैसेज दिया है कि मेरी मदद करें, मेरा इलाज करवाए। वो इतना सा बच्चा घर चलाता है, बस और वो बताइए। इतने जबरदस्त पिंजरे बना रहा था जिसमें हम लोग अपने परिंदे रखते हैं, वो पिंजरे बना रहा था, और वो थैलेसीमिया का मरीज था, और इस एज पे बीमारी के साथ उसने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई हुई है। और फिर कमाल उसने है। मैसेज दिया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा इलाज करवा दे, मुझे इसकी बड़ी तकलीफ होती है जब मुझे ब्लड लगता है। बिल्कुल। हाँ। देखिए, बहुत से चीज़ें ड्रॉबैक्स हैं, ये हमारे मुल्क के हैं, लेकिन ये चीज़ें बाहर के मुल्कों में नहीं पाई जाती। बाहर के मुल्कों में जो भी सेंटर हैं थैलीसीमिया के हों, या ऐसे जो लोग जो हैंडीकैप्स हैं, बाकायदा हुकूमत सरपरस्ती करती है उनकी। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में क्या होता है, सिर्फ एनजीओज पड़ी हुई हैं, वो कर लेती हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी थैलीसीमिया के बच्चे को जिसको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत हो और हमारे मुल्क में वो फ्री हो जाए। ठीक है, हमारे मुल्क में बहुत बड़ी कास्ट है उसकी, बड़ी 25 लाख से 40 लाख तक खर्च होते हैं एक बच्चे के ट्रांसप्लांटेशन में है, और वो प्राइवेटली बच्चा कहाँ से देगा, है ना। मैं समझता हूँ ये टोटल फ्री होना चाहिए, टोटल फ्री होना चाहिए इसका, और इसका पूरा जो है हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए। बड़ी बड़ी एनजीओज आ जाएं, वो उनमें से सपोर्ट करें। ये इदारे करते हैं, एनजीओज करती हैं, मौजूद हैं हमारे यहाँ इदारे। और मैंने थैलेसीमिया सेंटर के हमारे जो कराची में पाया जाता है, मैंने विजिट किया है वहाँ का, और बड़े अहम डॉक्टर मुनव्वर, अभी उनका इंतकाल हुआ है हमें ना, और डॉक्टर साकिब हैं, बड़े अच्छे हैं, उसको देखते हैं, और बहुत डॉक्टर्स हैं उसको देखते हैं। तो मैं समझे देख, लेकिन साथ साथ हम ठीक है, उनको बड़ी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, ब्लड भी फ्री लगवा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना जो कहना है वो ये कि ट्रांसप्लांटेशन जो हो रहा है उसको भी फ्री करें। कहीं ना कहीं से एनजीओ से जमा करें पैसे, ज़कात के लें, कुछ लें। एक बच्चे का अगर ट्रांसप्लांट करके आप उसको नॉर्मल लाइफ में ले आते हैं, तो बताइए कितना बड़ा काम है ये। बिल्कुल है? बिल्कुल। जब आपका ट्रांसप्लांटेशन की बारी आती है तो आप कहते हैं इतने पैसे जमा कराओ, या ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आज यही मैसेज दे रहा हूँ कि हमें जो बड़ी चीज़ें उसको लेना चाहिए, और हमारी हुकूमत को चाहिए कि उसकी सरपरस्ती करें उन चीज़ों की। डॉक्टर साहब लाइव कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एनी मैम, हज़रत मामूल बहुत अच्छे मौज़ूआत पे आप बात करती हैं, मैं आपको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी बात भाई साहब कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि दिल जीत ले आवाम का, तो गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जो लोगों के तर्ज जिंदगी है, जो हुक्मरान तबका है, उनको देख के तो लगता है बहुत आसान काम है। बाखुदा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में अगर एक मामूली आदमी भी इलाज के लिए जाता है,
या कोई बादशाह भी जाता है तो एक जैसा ट्रीटमेंट है, और वहाँ डॉक्टरों की भी 2 नंबरी नहीं है, वहाँ अस्पताल की भी 2 नंबरी नहीं है। तो हमें अगर हुक्मरान तबका अच्छे हैं, हमारे हुक्मरान सारे सियासतदान अच्छे हैं, बस कोशिश करने की जरूरत है कि इस तरह का सिस्टम रखे कि कोई आवाम के साथ 2 नंबरी ना कर सके, क्योंकि आवाम जब खुशहाल होगी तो अल्लाह खुश होंगे, और जब अल्लाह खुश होंगे तो मुल्क पर रहमतें नाजिल होंगी। ये बात अगर पल्लू से बांध ले, क्योंकि गरीब आदमी तो मैम पैनाडोल भी अफोर्ड नहीं कर पाता। पैनाडोल भी देखे कितनी महंगी हो गई। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक दौर था जब 2 रुपए का पत्ता डिस्प्रीन का और पैनाडोल का 5 रुपए का आता था। तो बस हुक्मरान तबके से यही है, इधर उधर की छोड़े, जो फंडामेंटल और लाइफ है पाकिस्तानी अवाम की, उस पर तवज्जो दे, तो इंशाल्लाह आप शादबाद मंजिल मुराद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है नी मैम, मैं सारे प्रोग्राम आपके देखता हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, और आपकी बहादुरी को भी सलाम पेश करता हूँ। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि वाकई इधर उधर की सारी चीजें देख छोड़े आप, आवाम के वाकई आवाम पिस गई है। अब हम टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं, पर वाकई आप देखें ये सिर्फ हम लोग यहाँ बैठ के नहीं बोलते, हमें कॉलर भी बोल रहे हैं, मतलब सब लोग समझ रहे हैं कि बस अब सारी चीजें छोड़ के अब आवाम के बारे में सोचें। पहले तो हमारे पास ये वाली सारी मेडिसिन जो आप नाम ले रहे हैं वैसे घर में रखी हुई होती थी कि कभी चलो कोई बीमार हो गया, अब हमारे पास घर में नहीं होती है। अब जब हम बीमार होते हैं फिर हम लेने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे होते ही नहीं है घर पे कि हम ये सारी दवाइयों का एक पैकेट, वो डब्बा बना के जो हम लोग मेडिसिन का रखते हैं वो रखे, वो पहले टाइम पे होता था, अब हम लोग नहीं बना के रख सकते। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। और अभी जो कॉलर ने जो हमें बताया, हम बात भी यही कर रहे थे कि हम छोटी छोटी चीज़ें को चलो ठीक है कि एनजीओज मरी हुई हैं, आप पैरासिटामोल ले लें ले लें, लेकिन इस वक्त हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं स्पेशली जिनसे जान चली जाती है, इंसान की पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है, हम उन चीज़ों की ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब यहीं से एक और टॉपिक हमारा और निकल आएगा। एक तो देखिए थैलीसीमिया क्या हो गया। थैलीसीमिया के लिए आज और हम मिल के पुरजोर तरीके से अपील करते हैं हुकूमत से और एनजीओ से कि वो खुदा के लिए ऐसे बच्चों के लिए फ्री ट्रीटमेंट का अनाउंसमेंट करें, और कोई भी चीज़ हो बाकायदा, अगर उनसे उस वक्त नहीं हो रहा है तो वो अपना जो है आवाम के लिए रिक्वेस्ट करें, बजाय इसके कि वो बच्चा रिक्वेस्ट करे वहाँ से, आप रिक्वेस्ट करें और जो भी मुखैया नजर आते हैं करके हम एक एक बच्चे का 1 महीने में या 15 दिन में या इवन 2 महीने का एक एक बच्चे को ऑपरेट कर लें और ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। आप देखिए कितना बड़ा काम है ये। और यकीन जाने डॉक्टर साहब हमारे तो मुल्क में आम जो अवाम है बहुत बड़े दिल की है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो मदद करते हैं और अपने जो साथ खड़ा हुआ होता है उसको भी नहीं पता चलता। ऐसे लोग भी हैं, मतलब जहां हम लोग थोड़े से बुरे हैं ना, वहां हम लोग अच्छे भी हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। अगर इस तरह से कोई एक सिलसिला शुरू होता है तो पता नहीं कितनी जानें बच जाएंगी, कितने लोग अजियत से बच जाएंगे। अच्छा, मुझे उस बच्चे की तकलीफ ज्यादा इसलिए महसूस हुई कि मुझे बड़ा फोबिया है कि ड्रिप और सिरिंज और ये सारा, जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं हॉस्पिटल को थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि मैं ना जाऊं, मुझे इस चीज से गुजरना पड़ेगा। तो फिर मुझे हुआ उसकी तकलीफ का अंदाजा कि जब इसको ब्लड लगता होगा इसको तकलीफ होती होगी, और ये वाला तरीका एक उससे गुजरना, मैंने कहा इसको बड़ी अजियत होती होगी। किसने रिक्वेस्ट की इसको नहीं, ना इसको घर चाहिए, ना इसको कोई गाड़ी चाहिए, ना इसको खुला पैसा चाहिए, इसको बस बीमारी से निजात चाहिए। इसने उसका वो किया तो मेरा बड़ा दिल दुखा। और मैंने कहा मैं अपने शो पे, देखिए मेरा इतना ही है कि मैं यहाँ बैठ के बात कर सकती हूँ, तो मैंने कहा मैं अपने तौर पे यहाँ बैठ के बात करूंगी, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगी कि मैं अल्लाह के हुजूर जब भी पेश हूँ तो मैं सुरखरू हूँ कि किसी के लिए अगर मैं कहीं बात कर सकती थी वो यहाँ बैठ के मैंने बात की है। अब मुझे जो लोग सुन रहे हैं वो इस पे जरूर काम करें, हो सकता है कि कुछ काम हो और किसी का भला हो और हमारी जिंदगी और आसान हो। और भी कर सकते हैं कि हम जो आइंदा प्रोग्राम करेंगे, जो हमारे लोग कराची के जो मुखैर हजरात इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस हवाले से कि वो कोई हेल्प करना चाहते हैं, हमारे पर नंबर मौजूद है, डॉक्टर साकिब का मौजूद है, हमारे जिनका जो सेंटर है हमारे पर उनके नंबर मौजूद हैं। अगर वो कोई अनाउंसमेंट करते हैं किसी थैलीसीमिया के हवाले से तो इस प्रोग्राम के हवाले से हम वो अमाउंट तक पहुंच जाएगी और हम बता देंगे। इतना बड़ी खिदमत होगी। अगर हमारे चैनल से एक बच्चे को ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आपको अंदाजा का हो सकता है उस एक की वजह से एक ग्रुप बख्शा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। ये जो दुनिया अभी तक कायम है, और फिर मैं अपने अगर पाकिस्तान की बात करूं, अभी तक सारी चीजें इतनी मुश्किल वक्त में इतना कुछ हो रहा है, आपस में ही अपने मुल्क में सबकी जंग चल रही है, सबको पता है, सबको अंदाजा है क्या 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 हो रहा है, तोड़ने के लिए क्या क्या हो रहा है, कितनी चोरियां, मतलब किस किस इदारे में चोरियां और क्या कुछ हो रहा है, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान कायम है। तो वो
इन लोगों की वजह से जो हमारे मुल्क में अच्छे कहीं ना कहीं जाके काम कर रहे हैं, किसी भी सतह पे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे वो अपने मुल्क के लिए, चाहे वो किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं, तो यकीन करेंगे इन लोगों की वजह से अभी तक सारे सिलसिले चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग मौजूद हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी जिंदगी में भी बड़ी आसानी आ जाएगी, क्या पता अल्लाह उसी का कोई हमें भी अजर दे दे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए अपनी तरफ से ना कहीं नेकी जहां मौका मिले जरूर कर देंगे। ना सोचे कि नहीं मैं तो उस लेवल पे नहीं जा सकता। अब अगर मैं सोचती कि नहीं मैं तो वो नहीं कर सकती, पर मैं ये तो सोचती थी ना कि ये मेरी जॉब है, मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने आके यहाँ किया। अब हो सकता है ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए, तो ये जहां जहां जाएगा और जिन जिन लोगों के लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह वो हमारे लाइफ में भी ऐड होगा। क्यों डॉक्टर साहब? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में इंसानियत का जो जज्बा है मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान के दिल में मौजूद होता है। ना सिर्फ हर मुसलमान के बल्कि हर इंसान में होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अवेयरनेस ना हो, पता ना हो कि कैसे हेल्प की जाती है और किन लोगों को कहाँ तक और कुछ हेल्प कैसे की जाती है और कहाँ की जाती है, ये मीडियाज का उनसे तो हम उसको शेरोटी देते हैं कि हमारे पैसे इदारे पड़े हैं। अगर वो करते हैं तो बिल्कुल उससे वही काम होगा जिस मकसद के लिए आप दे रहे हैं। एक इसी हवाले से प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए हमारे रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ब्लड लॉस हो जाता है उनका। हम अखबारों में आदि पढ़ते हैं, अपील होती है कि ब्लड उनको ज़रूरत है वो चले जाए। यही एक्सीडेंट की केस जब हमारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में या हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहाँ बहुत से लोग नेग्लिजेंस का शिकार हो जाते हैं। वहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो एक्सीडेंट होते हैं लोग, मेरा ये बहुत ज़्यादा तजर्बा है ये उनका कि कुछ लोग पहुँचे जिनको फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास क्योंकि वो एक्सीडेंट का केस था और उसके पास तो पैसा नहीं था, तो वो मान लो उनका इंतजार करते रहे कि आप प्राइवेट ले जाओ, फलाना ले जाओ, और इस अरसे में खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है। मैं आज ये फिर एक अपील कर रहा हूँ आवाम से कि और हुकूमत से अपील करता हूँ कि आपने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए, जीना है, सिविल है, अब्बासी है, हर जगह हर शहर में बने हुए हैं। कम से कम इन जगहों पे एक्सीडेंट भी है हमारे पास जो है एक सेंटर ऐसे खुले हुए हैं जो ट्रामा सेंटर है जैसे हमारे पास। अब क्या हुआ, अब इतना रश लग गया, जो बेचारे एक्सीडेंट के नए केसेस है वो नहीं ले पाते, बिल्कुल वो उनके लिए जितनी बेचारों उनके को पास बहुत प्रॉब्लम होता है। बड़ा अच्छा है, उस वहाँ हिसाब से चीज का काम। फ्री ट्रीटमेंट होता है। ट्रामा सेंटर हमारा कराची का बहुत पॉपुलर सेंटर है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस तरह के या तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए या उस जैसा और बनाया जाए और उसमें डिवाइड कर दिया जाए। यानी बच्चों के हवाले से एक अलग ट्रामा सेंटर हो जाए, बड़ों के हवाले से तो चल ही रहा है आपका ये। तो मैं समझता हूँ हमारे बच्चों को अपने महफूज कर लेंगे। ठीक है, एक्सीडेंट में मैंने पिछले दोनों मेरा सिविल हॉस्पिटल का गुजर हुआ, वो मैंने जो वहाँ पर जो पोस्टमार्टम होते हैं ऐसा उस तरफ गया तो एक बच्चे की लाश डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो बच्चा 4 या 5 साल का था, बड़ा खूबसूरत जीन्स पहना हुआ था वो बच्चा, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मैंने पूछा यार ये क्या हुआ, कहने लगे भाई एक्सीडेंट हो के आया था, यहाँ कोई था नहीं, पता नहीं क्या सड़क क्रॉस कर रहा था, ये बच्चा क्या हुआ था, यहाँ लेके आया, इसकी सर्जरी नहीं हो पाई, तो मैंने तो इस तरह से डेथ हो गई। अब देखिए आप हैं डॉक्टर, हम भी डॉक्टर हैं, मगर किस तरीके से दिमाग में आ रहा है कि यार हुआ क्या, ये काश मैं उसकी जगह होता, तो ये कहाँ से पैसा बीच में आ गया जिंदगियों में है। आपके पास सेंटर बना था, आप ऑपरेशन कर लेते, आप इसके इंतजार में क्यों रहे कि ये कोई आएगा, घर का बंदा आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस किस्म की चीजों को इकदाम किया जाए। हम बहुत सी लाश जो है बहुत से डेड बॉडी को सेव कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियां सेव कर सकते हैं, और ये सब अल्लाह को पसंद है, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। जैसे सेगमेंट का टाइम खत्म होता है और मेरा टाइम खत्म हो जाता है, मतलब मेरे सवालों का टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि अगला सेगमेंट शुरू होना होता है। तो आपने कहीं नहीं जाना, सिर्फ सेगमेंट खत्म हुआ है, मैं फिर ब्रेक से वापस आऊंगी और फिर एक नया सिलसिला शुरू होगा। और आप इसी तरह जुड़े रहें, इसी तरह मोहब्बत करते रहें, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।